तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए कौन कौन से एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ ये भी कि क्या आपको अपनी डिग्री वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत है या बिल्कुल नहीं है, और अगर है तो एग्जैक्टली किस मेथड के थ्रू आप अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि क्या अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है या विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है आपको अभी तक ना पता हो, और उन्हीं बातों को बताने के लिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम let's dive straight into the topic and let's start the video. अस्सलामुअलैकुम। और तकरीबन एक वीक पहले मैंने अपने चैनल पर अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको सारे डिटेल में बताया था कि अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर आपने अपॉइंटमेंट्स अप्लाई करनी है तो आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अपॉर्चुनिटी कार्ड को मैंने साथ में कंपेयर भी किया था स्टडी वीज़ा के साथ, तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो वीडियो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने अपॉर्चुनिटी कार्ड या चांसन कार्ड के नाम से अपनी एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके फिर भी कुछ सवालात रह जाते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि बाकी जो प्ले लिस्ट में अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से वीडियोज है वो वीडियोज भी लाजमी देखिएगा। तो और आई एम श्योर कि आपके काफी ज्यादा जो डाउट्स हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेकर वो होपफुली कवर हो जाएंगे। खैर, हम डायरेक्टली डाइव इन करते हैं डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट पे जो कि हमें चाहिए अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। और ये डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट मैं अपनी तरफ से नहीं कोई शो करूंगा, ये मैं डायरेक्टली जो एम्बेसी ने रिक्वायरमेंट्स आपसे की हुई हैं, स्पेशली अगर इस्लामाबाद या कराची कॉन्सुलेट से पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हो तो उन्होंने जो आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर किए हुए हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो होपफुली इस चेक लिस्ट को देखने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद वो भी क्लैरिफाई होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगी। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक जो कि है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाला हुआ है। आप उस लिंक पे डायरेक्टली जाएंगे तो आपके पास एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है, और इस पीडीएफ फाइल का नाम ही वीजा एप्लीकेशन प्रिपरेशन एंड चेकलिस्ट अपॉर्चुनिटी कार्ड है। तो यही जो चेकलिस्ट है थ्रू आउट जो प्रोसेस है अपॉर्चुनिटी कार्ड का, उसमें यही चेकलिस्ट फॉलो होगी। हम इस चेकलिस्ट को थोड़ा इन डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो कि है प्रिंट आउट ऑफ दिस चेकलिस्ट। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने इसी चेकलिस्ट का प्रिंट आउट आपने निकलवा लेना है, और जो जो चीज़ें हैं आपने ले लेते हैं या इकट्ठी जमा आपके पास हो जाती हैं उन पे आप साथ साथ टिक भी करते रहें, ताकि आपको भी पता हो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। खैर, 0 नंबर तो सबके पास हो जाएगा, इसी चेकलिस्ट को आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। नंबर 1 पे उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कि कंप्लीट आपने करना है और साइन करना है। तो अब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। जब आप पॉइंट नंबर 1 पे हम पहले पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि द एप्लीकेशन फॉर्म इज ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड बाय यू, द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फाउंड हेयर। तो यहाँ पर जब आप हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और यही एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने प्रिंट करना है। सारा फिल आउट भी ध्यान से करना है, जो चीज़ें कंपलसरी हैं वो सारी आपने फिल आउट करनी है। बहुत सिंपल फॉर्म है, आई एम श्योर कि अगर आप फिल आउट करेंगे कोई इतना मेजर आपको इसमें इशू नहीं आएगा। लेकिन अगेन अगर इशू आता है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो डू कमेंट बिलो इन माई कमेंट सेक्शन, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके हवाले से भी क्लैरिटी दे दूँ कि अगर कोई चीज़ आपकी मिसिंग होगी या समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है। खैर, अगेन ये फॉर्म आपने कंप्लीट करना है, जब कंप्लीट हो जाए तो उसका प्रिंट आउट करना है और बाद में आपने सारा एक दफ़ा देख के कि सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है उसको साइन करना है। नंबर 2 पे ऑब्वियसली आपके पास पासपोर्ट कॉपी आती है। अच्छा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में एक पिक्चर भी होगी जो कि पासपोर्ट फ़ोटो होती है, वो भी आपने बेहतर है कि आप जो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको पासपोर्ट फ़ोटो खींचते हैं, जो फ़ोटो स्टूडियोज़ होते हैं वहाँ से खिंचवाएं, उन्हें सारी रिक्वायरमेंट्स बताएं कि क्या रिक्वायरमेंट है। वो भी एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी रिक्वायरमेंट भी मेंशन है। नॉर्मली मैं भी बता देता हूँ 35mm × 45mm की होती हैं जो पासपोर्ट पिक्चर की आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगेन वो फॉर्म पे मेंशन होगी। तो नंबर 2 आप पासपोर्ट कॉपी उन्होंने मांगी हुई है कि आपने कॉपी लेकर जानी है रिसेंट पासपोर्ट की फर्स्ट 3 पेजेस। ठीक है, तो जौन सा भी पासपोर्ट अभी आपका वैलिड है, उसकी डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई जिसकी, उसके आपने पहले 3 जो पेजेस हैं उनकी आपने फोटोकॉपी लेकर जानी है। और मेक श्योर कीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आप A4 साइज पे प्रिंट आउट निकलवा रहे हो उन सबका, या फोटोकॉपी A4 साइज के पेपर पे करवा रहे हो, छोटे पेपर्स पे ना हो। A4 साइज का हमारे नॉर्मल पेपर होता है वो जो हम किताबों वगैरह में यूज़ करते हैं, उन्हें आप फोटोकॉपी वालों को कहेंगे A4 साइज का तो उन्हें पता लग जाता है। फिर नंबर 3 पे आपने ID कार्ड की कॉपी भी लगानी है। मेक श्योर कीजिएगा फ्रंट और बैक साइड दोनों की लगाएं, और इसको भी A4 पे ही आपने लाजमी फोटोकॉपी इसकी निकलवानी है। कई लोग होते हैं उनके ID कार्ड छोटा होता है तो वो कट आउट कर लेते हैं और छोटा सा लेके जाते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि आपने A4 का लेके जाना है, और इसमें भी फ्रंट और बैक साइड दोनों हो, चाहे एक तरफ ही हो कि ये पेपर है यहाँ पे फ्रंट साइड आ गई और यहाँ पे बैक साइड आ गई।
लेकिन A4 साइज़ के पेपर पे सारी चीज़ें आपने लेकर जानी है। अच्छा, अब नंबर 4 पे आपकी एप्लीकेशन डिक्लेरेशन है। ये भी एक फॉर्म है जो कि आपने रीड कर लेना है और उसे फिर साइन करना है। ये फॉर्म भी आप अगर ऊपर देखें तो आपको नंबर 4 पॉइंट पे द एप्लीकेशन डिक्लेरेशन मस्ट बी ड्यूली रीड एंड साइंड बाय यू। आपको इस पॉइंट पे जब हेयर पे आप अगेन क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसको भी आपने ध्यान से पढ़ के अपने नेम्स और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करके आपने इसको साइन कर देना है। अगेन ये कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आप देखेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इस वजह से मैं अगेन ये फिल आउट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने लाजमी से फिल आउट करना है और प्रिंट करके बाद में इसके साइन लेने हैं। नंबर 5 पे तो आपने प्रिंट आउट करना है अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल को। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जब आप वो उस प्रोसेस के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपको फिर एक कंफर्मेशन ईमेल आती है कि ठीक है आपकी जो रेफरेंस नंबर है वो ये है, और वो ईमेल का प्रिंट आउट आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब जब आपकी अपॉइंटमेंट आने वाली होती है तब एक और आपको ईमेल आएगी कि देखें इस दिन को आपकी अपॉइंटमेंट है और ये इस रेफरेंस नंबर पे आपकी जो अपॉइंटमेंट है, इस कैटेगरी की अपॉइंटमेंट है, उस जो ईमेल का प्रिंट आउट है वो आपने लाजमी फिर लेकर जाना है। ठीक है, एक तो कंफर्मेशन का होता है कि हाँ आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, और सेकंड आता है कि एग्जैक्ट वो आपको डेट बताते हैं कि किस दिन में आपकी अपॉइंटमेंट है। तो जिस ड्यूरेशन में वो उन्होंने बताया हो कि जिस दिन को आपकी अपॉइंटमेंट है, उस वाली ईमेल का आपने फिर प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है। अच्छा, नंबर 6 पे ओनली इफ एप्लीकेबल, मतलब ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, लाजमी नहीं है कि आपके पास हो, कुछ लोगों के पास होता है कुछ के पास नहीं। तो ओनली इफ एप्लीकेबल आपने रिटन एक्सप्लेनेशन देनी है फॉर पास्ट वीज़ा रिफ्यूजल्स। अच्छा, अब क्योंकि हमने भी काफ़ी केसेस डील किए हैं वर्क वीज़ा से रेलिवेंट, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह से रेलिवेंट, तो इसमें काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि अब हमारी जो कहीं हमने और अप्लाई किया था वहाँ से रिजेक्शन आई थी तो हम उसे छुपा लेते हैं, नहीं दिखाते, लेकिन ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। आपको हमेशा बहुत ऑनेस्ट रहना होता है। जो भी आपका वीज़ा इंटरव्यूअर होता है, जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपने ऑनेस्टली उन्हें बताना है कि अगर कोई वीज़ा रिजेक्शन आया था, कहाँ से आया था, किस वजह से आया था, वो सारी एक्सप्लेनेशन आपने उन्हें देनी है। प्लस जो भी डॉक्यूमेंट फिर आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल के टाइम पे मिले थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपने साथ लेकर जाने हैं। ठीक है, अब लोगों का ये भी सवाल होता है कि हाँ अगर हम दिखाएंगे तो केस हमारा फिर वीक हो जाएगा या क्या पता वो वीज़ा नहीं लगाएं। तो लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं होता कि अगर एक जगह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो बाकी कंट्रीज़ भी आपको रिजेक्ट करने लग जाएंगे, अनटिल और अनलेस वो वीज़ा इस बात पे रिजेक्ट हुआ हो कि आपने कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए थे, गलत डॉक्यूमेंट्स कोई दे दिए थे, जो कि मेनली हम अपनी ज़ुबान में 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, तब ओबियसली वो चीज़ अफेक्ट करेगी। लेकिन बाकी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको भी पता है कि वीज़ाज़ लगना इतने आसान नहीं है, और इट्स प्रीटी नॉर्मल कि अगर आपने कहीं पे टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, वो रिजेक्शन आ गई है या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है, तो आप जस्ट एक्सप्लेन कर दें कि अच्छा मैंने वहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैंने जर्मनी में पहले टूरिज्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वो मेरा रिजेक्शन हो गया, ये रीजंस थी, और नॉर्मली उस केस में आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगी होती रिजेक्शन की, राइट। तो इस वजह से आपने जो भी रिजेक्शंस आए हैं उसको, पास्ट रिफ्यूजल्स को आपने लाजमी अपने साथ लेके जाना है। और ऐसा ना सोचें कि अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो उन्हें पता नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही वो आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं उसकी सारी हिस्ट्री, जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है या वीज़ा रिजेक्शन हिस्ट्री होती है, उनके पास आ जाती हैं। तो ये उल्टा और नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि अगर आप छुपा रहे होते हो उस चीज़ को, वो पूछेंगे कि अच्छा स्कैन करने के बाद अगर फॉर इंस्टेंस 2 साल पहले आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ और आपने नहीं बताया हुआ, तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये रिजेक्ट हुआ था, हमने तो कहा था कि एक्सप्लेनेशन लेकर आए, तो आप क्यों नहीं लेकर आए। तो डेफिनेटली ये चीज़ फिर बड़ी आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी आपके इस प्रोसेस को। ओके, नंबर 7 पे आपने अपने एजुकेशनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल CV लेकर जाएंगे। CV अगर आपको नहीं पता यूरोपियन स्टाइल की कैसे बनानी है तो अगेन आप मेरी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग हमसे CV प्रिपरेशन की सर्विसेज लेते हैं। बट अगर आपको आती है, बनानी आती है और अच्छी तरह से आप फॉर्मेटिंग कर लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं हो सर्विस की, आप खुद से अपनी CV प्रिपेयर करें। बस मेक श्योर करें कि उसमें कोई भी आप गैप्स इतने ज़्यादा शो ना करें। फॉर इंस्टेंस आपने अगर 21 में एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके बाद आप CV बिल्कुल 2024 तक ब्लैंक छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं डाल रहे, तो वो चीज़ फिर अगेन आपकी प्रोफाइल पे उसका नेगेटिव एक इम्पैक्ट होगा। तो कोशिश करें कि आपकी CV में बहुत ज़्यादा गैप पीरियड्स ना हो या गैप ड्यूरेशन ना हो। अगर कोई जॉब उस टाइम पे नहीं की तो फिर अपने वो गैप को सर्टिफिकेशंस के थ्रू या कोई लर्निंग आप कर रहे थे, कोई लैंग्वेज सीख रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उसके थ्रू आपने कवर करना है। या फिर अगर कोई जेन्युइन रीज़न था, कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि कोई हेल्थ इश्यूज़ आए थे। तो कोशिश करें कि अपने गैप्स को ध्यान से ज़रा कवर रखें। अच्छा, नंबर 8 पे अगेन ये ओनली इफ एप्लीकेबल है, अगर आपके पास है कि प्रूफ ऑफ प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये
लोगों के लिए वैलिड है जो कि एक्सपीरियंस है, जिनके पास 2 से 3 साल 4 साल जितने भी इनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें उसका एक्सपीरियंस लेटर अपने साथ लाजमी अटैच आपने करना है नंबर 8 पे। अच्छा, नंबर 9 पे है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अब जोन सी भी आपने लैंग्वेज की है, इंग्लिश है, जर्मन का सर्टिफिकेट है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कौन से इंग्लिश के हमें आइल्स चलेगा या हम पीटी वगैरह या ड्यूलिंगो वगैरह इस किस्म के टेस्ट दे सकते हैं। तो मैं आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप आइल्स या टोफल की तरफ जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जर्मनी में रिकॉग्नाइज किया जाता है वो आइल्स या टोफल ही हैं। अभी पीटी या ड्यूलिंगो वगैरह बहुत ज़्यादा नए आए हैं और अक्सर जगह पे आपको मसला कर सकते हैं। अगेन स्टडी वीज़ा में भी जब हम कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स के भी सवाल होते हैं कि हम पीटी दें या कौन सा हम लैंग्वेज का टेस्ट दें। तो अगेन हमारी पहली प्रेफरेंस उन्हें यही होता है कि आप आइल्स या टोफल की तरफ जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे वही एक्सेप्टेबल है। अगेन यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बहुत से लोग पूछते हैं कि हम जर्मन चलें, हम सीख रहे हैं, लेकिन हम किस तरह शो करवाएं। तो जिस तरह आप आइल्स देते हैं ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू, आईडीपी वगैरह के थ्रू, इसी तरह जर्मन टेस्ट के लिए भी अदारे बने हैं, जिस तरह गोइथे का इदारा हो गया, टेस्ट स्टाफ का हो गया। तो वहाँ से अगर आप मेनली पाकिस्तान में गोइथे के ज़्यादातर सर्टिफिकेशंस करते हैं तो गोइथे की सर्टिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल मानी जाती हैं। तो आप जर्मन सीख कहीं से भी सकते हैं, लेकिन अगेन आपने टेस्ट पे गोइथे के टेस्ट सेंटर में जाके देना है, और वहाँ से जब गोइथे की आपको वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेशन मिल जाए तो वही आपका जो लैंग्वेज है लेवल है वो कंसीडर किया जाएगा। इसलिए मेक श्योर करें कि जर्मन का भी आप सीख तो रहे हैं, लेकिन साथ में आपको टेस्ट भी देना होगा, और वो गोइथे के थ्रू आप देख सकते हैं। अच्छा, नंबर 10 पे है कि प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। उसमें दो चीज़ें वो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाएं या फिर डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट दिखाएं। इस पे हम नेक्स्ट टॉपिक में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो फाइनेंशियल मींस हैं आपको कितने दिखाने हैं, कितनी अमाउंट दिखानी है, या फिर अगर नहीं है आपके पास उतनी अमाउंट तो फिर आप क्या प्रोसेस कर सकते हो, किस तरह आप ब्लॉक अकाउंट से बच सकते हो। तो अगेन ये चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में। अच्छा, नंबर 11 पे है कि आपने यूनिवर्सिटी डिग्री इंक्लूडिंग फाइनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट बोथ आपको चाहिए, और बोथ शुड बी अटेस्टेड बाय HEC, तो लाजमी अटेस्ट करवा लेना है। अच्छा, नंबर 12 पे आपके पास प्रूफ ऑफ योर यूनिवर्सिटी डिग्री रिकॉग्निशन। इस पॉइंट पे भी लास्ट वाली वीडियो थी, मुझे बहुत से सवाल आए हैं कि हमारी जो डिग्री है हम किस तरह उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं, किस तरह हमें पता लगेगा कि डिग्री हमारी रिकॉग्नाइज है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या स्टेप हमने करने हैं। तो इसमें भी इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं कि 2 NB डेटाबेस प्रिंट आउट्स आपको चाहिए होंगे। डोंट वरी, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इन पे थोड़ा डिटेल में जाके बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में अपने कवर करूंगा, या जो नेक्स्ट टॉपिक अभी आ रहे हैं वीडियो के उसमें कवर करेंगे। इसी तरह उन्होंने अगर कहा है कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं करता जर्मनी, NB डेटाबेस के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, देन आपको आप स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी दिखानी होती जो कि जर्मन सेंट्रल ऑफिस ऑफ फॉरेन एजुकेशन है वो आपको इशू करके देते हैं। उसका भी अगेन जो प्रोसेस है अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 13 पे आपके पास है ओनली इफ एप्लीकेबल। अगेन ये ऐसा चीज़ है जो कि हर बंदे के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन अगर आपके लिए है तो आपको प्रैक्टिस लाइसेंस्ड बाय द कॉम्पिटेंट जर्मन अथॉरिटी चाहिए। ये चीज़ बहुत स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स के लिए होती है, जिस तरह अक्सर डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल के लॉयर्स वगैरह हो गए, उन्हें प्रैक्टिस लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो उनकी डिग्री तो ठीक है, उन्होंने यहाँ से कर ली, पाकिस्तान से सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो सिंपली जाकर वहाँ पर अपनी जॉब नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस उनके पास प्रैक्टिस लाइसेंस जर्मन अथॉरिटी उन्हें इशू नहीं कर रही। तो इस वजह से आपने चेक कर लेना है कि आपकी जोन सी भी डिग्री है या जोन सी भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको प्रैक्टिस लाइसेंस की जरूरत है या नहीं। मोस्टली ये मेडिकल फील्ड रेलिवेंट या लॉयर्स रेलिवेंट इस टाइप की फील्ड के लिए होता है, लेकिन अगेन अगर आपने चेक करना है तो आप कर सकते हैं, और कहाँ से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 13 पॉइंट, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ओनली इफ यू सीक जॉब्स इन रेगुलेटेड प्रोफेशंस यू मस्ट प्रोवाइड अ प्रैक्टिस लाइसेंस granted by the competent German authority. Further information, the tool to find out whether your profession is regulated can be found here. जब आप here पे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, और इस वेबसाइट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं सारा कि अपना प्रोफेशन यहाँ पर आप इंटर करके देख सकते हैं कि क्या उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलें जो कि नंबर 14 है, ये भी अगेन ऑप्शनल है, ओनली इफ एप्लीकेबल, के प्रूफ ऑफ प्रीवियस स्टे इन जर्मनी या रेजिडेंस परमिट आपने दिखाने होंगे। अगर आप जर्मनी गए हैं और वहाँ पर रहकर आपने 6 महीने से ज़्यादा स्टे किया है तो उसके भी आप अपने प्रूफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ भी आपकी प्रोफाइल पे अच्छा इंपैक्ट करेगी, उसके पॉइंट्स भी आपको एक्स्ट्रा से मिलेंगे। तो अगेन आप प्रूफ ऑफ प्रीवियस स्टे भी आप जर्मनी का दिखा सकते हैं। नंबर 15 पे अदर्स कोई डॉक्यूमेंट अगर एक्स्ट्रा है, जिस तरह कुछ लोग होते हैं उन्होंने जर्मनी से अगर डिग्री की है और वापस पाकिस्तान आए हैं और दोबारा जाना चाह रहे हैं तो अपनी जर्मन डिग्री भी फिर लाजमी लेकर जाएंगे। कुछ और इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाना
करना चाह रहे होते हैं तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बल्कि ना करें अपनी एप्लीकेशन। मेनली जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर किए हुए हैं वही अपने पास रखें अनटिल और अनलेस आपको लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो उसको आप अदर्स की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन वैसे अपने लिए भी मुश्किलें ना करें और उनके लिए भी नहीं जो कि आपका सारा अपॉर्चुनिटी कार्ड की प्रोफाइल को वैल्यूएट कर रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि वो भी चीज़ें सिंपल रखना चाह रहे होते हैं कि जिस जो जो हमने मांगा है हमें मिल जाए। अगर आप कॉम्प्लेक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्हें जमा करवाएंगे, तो हो सकता है कि वो उल्टा अच्छे इम्पैक्ट की बजाय वो नेगेटिवली आपकी प्रोफाइल को इम्पैक्ट करे। अच्छा, वीज़ा फ़ी के हवाले से बहुत से लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है कि कितनी होती है, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि अमाउंट 75 यूरो है। ये जब आप वहाँ पर जाएंगे तो इस 75 यूरो के इक्विवेलेंट आपने अमाउंट लेकर जानी है। ज़रूरी नहीं आप यूरो में पैसे लेके जाएं, आप टू बी पेड उन्होंने लिखा है NPKR, तो आप इसको कन्वर्ट करें जो भी रेट चल रहा होगा उस हिसाब से 75 यूरो के हिसाब से आपने अपनी फ़ी लेकर जानी है। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऊपर में से मिसिंग है तो आप अपॉइंटमेंट अपनी कैंसिल कर दें, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको अक्सर मौका देते हैं, कुछ टाइम देते हैं वैसे ही जब आपका इंटरव्यू होता है कि चलें ये डॉक्यूमेंट अगर आपका भी मिसिंग है तो बाद में आप ये हमें सबमिट करवा दें। यहाँ पर जो उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है missing.documents@isla.diplo.de, यहाँ पर आप अपनी सब्जेक्ट लाइन के साथ और जो आपका फाइल नंबर है, जो कि फाइल नंबर आपको गिवन होगा जब आप वहाँ पे जाएंगे, उसके साथ आप लिख के उन्हें वहाँ पर भेजेंगे जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने रिक्वायर किया है, और देन वो आपका फर्दर जो आगे प्रोसेस है वो फिल आउट करेंगे या फाइल आउट करेंगे। तो इस वजह से मेक श्योर कीजिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर कोई मिस होता है तो ऐसा ना करें कि बस अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, उसके साथ साथ उसका प्रोसेस कंटिन्यू रखें और जैसे ही वो आते हैं तो इस इवन इंटरव्यू के बाद भी आप इस ईमेल पर सेंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारा टॉपिक जिसमें हमने डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट कवर की है। अगेन कुछ चीज़ें आई नो कि आपके जहन में हैं जो मैंने कही थी, डिग्री रिकॉग्निशन की और ब्लॉक्ड अकाउंट की, तो उन्हीं चीज़ों के लिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। होपफुली ये वाली चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कोई अगर नहीं आई इसमें से तो अगेन आप अभी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है अभी तक तो, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके बनाई गई वीडियो होती है, इसमें मेरा काफ़ी टाइम लगता है और मुझे अगेन मोटिवेशन मिलेगी अगर आप लोग ये वीडियो देख के आपको पसंद आ रही है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह करते हैं, तो मुझे भी पता लगता है कि हाँ मेरी जो एफर्ट्स हैं वो काम आ रही हैं और मैं बस खाली हवा में तीर नहीं चला रहा। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और होपफुली फिर मैं इसी तरह आगे अपना टाइम जो है रिसर्च में भी दूंगा और कोशिश करूंगा कि अपना कंटेंट और ज़्यादा इंप्रूव करूं और बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकूं। तो जस्ट इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम वेरिफिकेशंस की बात करें, हमें ये जानना जरूरी है कि क्या आपने जो डिग्री पाकिस्तान से की है वो ऑलरेडी जर्मनी में रिकॉग्नाइज है या नहीं। तो अगर आपकी जो डिग्री है वो ऑलरेडी जो पाकिस्तानी डिग्री आपने की है वो जर्मन एजुकेशन सिस्टम उसको वेरीफाई करता है या उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो फिर आपको किसी और वेरिफिकेशन या रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। अब आप सबसे पहले तो अपनी डिग्री जो भी आपने किया आप उसको चेक करोगे कि आया वो जर्मनी रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता। तो उसके लिए जो एक वेबसाइट है आपको उस पर जाना पड़ेगा जो कि एनाबिन के नाम से एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी। एनाबिन बेसिकली एक डेटाबेस है जो कि आपको बताता है कि आपकी जो डिग्री है वो जर्मनी में किस तरह उसको वैल्यूएट किया जाता है, क्या वो रिकॉग्नाइज की जाती है या नहीं की जाती। तो सबसे पहले हम एनाबिन के पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह आप अपनी डिग्री या अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ये वेरीफाई करती है जर्मन एजुकेशन सिस्टम या नहीं करता। तो सबसे पहले लैपटॉप पे चलते हैं और यहाँ पर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि नीचे मैंने जो वेबसाइट एनाबिन खोली है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। आपने सिंपली इस वेबसाइट पर जाना है और इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपके पास अब एनाबिन की मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। जर्मन में होती है यूजुअली, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में करना है तो आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, राइट क्लिक करें बेशक या फिर ऊपर से आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप आपने जाना है इंस्टीट्यूशंस पे। डायरेक्टली जब आप इंस्टीट्यूशंस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेनली सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किसको आया जर्मन जो एजुकेशन सिस्टम है रिकॉग्नाइज करता है, किसको नहीं करता। अब इसके डिफरेंट स्टेटसेस उन्होंने रखे हुए हैं और उन स्टेटसेस के 3 स्टेटस हैं, वो H पॉजिटिव का, H नेगेटिव का और H पॉजिटिव/नेगेटिव। अब इन स्टेटसेस के मतलब क्या है वो भी इन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि H पॉजिटिव का सबसे पहले क्या मतलब है। जब हम H पॉजिटिव की बात करें तो मतलब जो आपकी इंस्टीट्यूट है या जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज की जाती है जर्मनी में। तो अगर आपकी डिग्री या यूनिवर्सिटी का स्टेटस H पॉजिटिव होता है तो आपको किसी किस्म की वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर H नेगेटिव होगा इसका मतलब है कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज बिल्कुल नहीं है जर्मन सिस्टम में, तो आपको फिर वेरिफिकेशन का स्टेप करवाना पड़ेगा। थर्ड जो है वो H पॉजिटिव/नेगेटिव है, इसका मतलब होता है कि पार्शली रिकॉग्नाइज की जाती है ये डिग्री। थोड़ा एम्बिगुअस है, वो फुली तरह से रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे या फुली वो रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, इस वजह से वो पार्शियल रिकॉग्निशन में आती है। तो अगेन पार्शियल रिकॉग्निशन जब मैंने पिछली वीडियो में अपॉर्चुनिटी कार्ड में बताई थी कि अगर पार्शली रिकॉग्नाइज
भी है तब भी आपको इसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगेन आपने चेक कर लेना है कि आपकी डिग्री का स्टेटस क्या है। अब किस तरह चेक करना है, आपने फर्दर जाना है सीक के ऑप्शन पे जो कि इन्फो के साथ है, और यहाँ से अब आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे आप सबसे पहले। अगर आप पाकिस्तान से हैं ऑब्वियसली आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप प्लेसेस में जाएंगे किस सिटी से किया है। मैंने क्योंकि इस्लामाबाद से नर्स से मैंने ग्रेजुएट किया था, मैं उसी को देख लेता हूँ। मैंने इस्लामाबाद सिटी चूज़ किया अपना, और यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी आपको नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद में आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं डालता हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब नर्स थी मेरी, तो मैंने नेशनल का वर्ड ही लिखा। तो नीचे जाके मैं लिस्ट में मुझे नज़र आ गया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे यहाँ पर लिस्ट में मिल गई है, ठीक है। अब साथ ही इसके एक प्लस का साइन यहाँ पर बना हुआ है। उस प्लस को जब मैंने क्लिक किया और आगे जाके मैंने जब स्टेटस उसका देखा, तो यह स्टेटस पे लिखा आ रहा है कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस H+ है, मतलब ये वाली यूनिवर्सिटी जो है जर्मनी रिकॉग्नाइज करता है। तो सिंपली यहाँ से आपको पता लग गया कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज है। अगेन अगर आपने नर्स से कोई स्पेसिफिक डिग्री की हुई है तो आप जब इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर आपकी डिग्री भी रिकॉग्नाइज में आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि मैं जब जाता हूँ यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, जैसे दोबारा मैं क्लिक किया, जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे सारे कोर्सेज डिग्री टाइटल्स आ गए हैं। जिस तरह नर्स एविएशन इंजीनियरिंग कराती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराती है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, बहुत सारी डिग्रीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे बैचलर्स के 4 ईयर्स के प्रोग्राम्स हैं जो कि सब के सब आपको, अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हो नर्स से और ये डिग्री आपने की होती है, तो फिर आपको अलहदा से वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट इफ़ अगर आपकी डिग्री इस तरह H पॉजिटिव की स्टेटस में नहीं आ रही, या फिर H नेगेटिव है या H पॉजिटिव या /नेगेटिव है, देन अगेन क्योंकि अब ये डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है या पार्शली रिकॉग्नाइज है, तो दोबारा से आपको फिर वेरिफिकेशन के प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वेरिफिकेशन नॉर्मली जर्मनी में होती है ZEB के अदारे के थ्रू, ZAB, जिसे जर्मन लैंग्वेज में ज़ेंट्राले für ausländisches Bildungswesen कहा जाता है। मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म में है ZAB है। तो ZEB के थ्रू आप अपनी जो डिग्रीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करवाते हो या उनकी कंपैरिजन करते हो जर्मन की डिग्री के साथ। तो ये जो भी आप इनके थ्रू वेरिफिकेशन आती है उससे अब स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी भी कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी जो है वो आपको ZAB जो ZEB का अदारा है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सेंट्रल ऑफिस फॉर फॉरेन एजुकेशन भी कहते हैं, तो आप इस अदारे के थ्रू अपनी जो कंपेरेबिलिटी की रिपोर्ट है वो आप यहाँ से ले सकते हो। और वंस आपको वो मिल जाती है, इसका मतलब है कि अब आपने जब अप्लाई कर लिया आपको, तो वो लेने के बाद मतलब है कि आपकी जो डिग्री है उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब किस तरह आपने ZEB के थ्रू अप्लाई करना है, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी अगेन उसमें बहुत से सवाल आए थे कि किस तरह हम ZEB के थ्रू अपनी डिग्री का प्रोसेस करें, उन्हें किस तरह से हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजें। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो तो बड़ा सिंपल है कि ऑनलाइन हो चुका है, आपने अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहले आपको भिजवाने पड़ते थे लेकिन अब मोस्टली अपलोड भी हो जाते हैं ZEB के पोर्टल पे। अब पोर्टल का लिंक या जो ZEB की वेबसाइट है उस पर आपको बता देता हूँ कहाँ पर आपने पोर्टल क्रिएट करना है, कहाँ क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो उस पर भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या होंगी। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए हम ZEB की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, अगेन इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक रिक्वायर है। मैं थोड़ा सा इंटरफेस पे जाके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ZEB की वेबसाइट ओपन कर ली, अगेन ये मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन की हुई है ये वेबसाइट। आपने नीचे जाके चेक किया, जब आप ऊपर देखते हो ऊपर रिक्वायरमेंट बताई है, देन थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको मिल जाएगा कि हु कैन अप्लाई फॉर स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। तो यहाँ पर सेकंड पे आपको नजर आ रहा है कैन अप्लाई फॉर स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। आप पहले प्री चेक कर लोगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे वो हमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गए और यहाँ पर थोड़ा नीचे जाके आपने अपना यूनिवर्सिटी डिग्री जो सा कंट्री से जो जहाँ से आपने यूनिवर्सिटी डिग्री ली है वो आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान से, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो मैं पाकिस्तान एंटर कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी डिग्री अब कौन सी डिग्री है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, इंटरमीडिएट है, 2 इयर्स डिप्लोमा है, तो ये सारी उन्होंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। जब आप बैचलर्स डिग्री लिखते हो तो यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इससे रेलिवेंट रिक्वायर होंगे। आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे कि बैचलर्स के लिए जिस तरह उन्होंने कहा है कि आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों होनी चाहिए और वो दोनों HEC की ऑफिशियल अटेस्टेशन उन पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि खाली आप डिग्री अपलोड कर दो, आपको लाजमी ट्रांसक्रिप्ट भी जो कंप्लीट आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी वो भी अपलोड करनी हो, वो चीज़ वेरीफाई हो तभी आगे इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो आपने प्री रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली कि ठीक है अब ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप आपने ऊपर ही जाएंगे, अब माई अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आपने माई अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब आप ZEB के पोर्टल के थ्रू अपना अकाउंट भी रजिस्टर कर सकते हो। जब आपने इसे क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें वो ऑथेंटिकेशंस करेंगे, फिर आपको रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं उसे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट आपको मेथड्स मिल जाते हैं कि आपने किसके थ्रू अप्लाई करना है या रजिस्टर किस
उसके थ्रू करना है। ऑनलाइन हाउसवाइज है, ऑनलाइन हाउसवाइज आपके लिए वैलिड नहीं है, नॉर्मली उन लोगों के लिए वैलिड है जो ऑलरेडी जर्मनी में है और उनके पास ऑनलाइन वहाँ का आईडी या रेजिडेंस कार्ड है। आपके लिए जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में कन्वर्ट करके। वो बेनिट्सो नाम एंड पासवर्ड है, मतलब जर्मन में बेनिट्सो नाम एंड पासवर्ड है, लेकिन इंग्लिश में उसे यूजर नेम एंड पासवर्ड कहेंगे। तो आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जो अकाउंट है वो नया अकाउंट आप अपना ईमेल डालेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जब आप क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म सा ओपन हो जाएगा या वो वेबसाइट आपको भेज देगी कि जहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डालनी है, फिल आउट करना है, और वो फिल आउट करने के बाद आपका एक आईडी क्रिएट हो जाएगा और उस आईडी के थ्रू फिर आपने लॉगिन करना है। कुछ वो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मांगते हैं, बहुत सिंपल है, इतनी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। जस्ट आपसे डिग्रीज का पूछेंगे, उनकी डेट्स का पूछेंगे, कब आपने स्टार्ट की थी, कब ख़त्म की थी। तो डेट्स आपने इंपॉर्टेंट है कि ठीक डेट्स डालने की, जब स्टार्ट हुई थी और जब एंड हुई थी, डेट्स में कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। और वो जब आप फिल आउट करेंगे तो आपको एंड पे वो कहेंगे कि ठीक है अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड कर दें और उसी के थ्रू फिर आपको वेरिफिकेशंस का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक वो स्टेटमेंट इशू कर देते हैं, जब वो मिल जाती है तो मतलब आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी है उसके थ्रू फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा कि जब आपने पॉजिटिव दबाया तो एक रिपोर्ट से आपके पास सामने आ गई है। इसी रिपोर्ट का प्रिंट आउट आपने लेकर जाना है और इस पेपर को आपने प्रिंट आउट कर लेना है और आपको फर्दर किसी वेरिफिकेशन की फिर ऐसी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें आपने ज़ैब में फ़ी भी ओबियसली उन्हें पे करनी होती है। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप फर्स्ट डिग्री जिस तरह आपने बैचलर्स किया है उसको आप स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो 200 यूरोज़ आपको पे करने पड़ेंगे, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 60,000 PKR रुपीज़। तो आपको जो भी आपने अटेस्ट करवानी है, चीज़ें अटेस्ट करवानी है, उसके लिए ओबियसली फिर आपको ये वाली अमाउंट पे करनी पड़ेगी जो 200 यूरोज़ की है। लेकिन अगर आपने बैचलर्स भी किया है, मास्टर्स भी किया है, तो ओबियसली फिर दोनों का आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी लेना है। लेकिन उसके केस में अगर आपने बैचलर्स की करवानी है तो 200 देने पड़ेंगे। लिविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जब आप मास्टर्स की करवाओगे उसकी भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी, वो 100 यूरोस जो सेकंड डिग्री है उसके होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं ब्लॉक्ड अकाउंट की। बहुत से लोग लास्ट टाइम भी मेरे पास कमेंट्स आए थे कि ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स का बताएं, इसमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो अगेन डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट पे आपने देखा होगा कि ब्लॉक्ड अकाउंट उन्होंने रिक्वायर किया है और ब्लॉक्ड अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो 1027 यूरोस पर मंथ के हिसाब से उन्होंने रिक्वायर किया है। मतलब कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए 1 साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये राउंड अबाउट जो टोटल अमाउंट है वो 12,324 यूरो की बनेगी। तो इतना आपने ब्लॉक्ड अकाउंट सबमिट करवाना होगा। बट यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन बहुत अच्छा आता है कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। मतलब जो 12,324 यूरो हैं जो कि राउंड अबाउट 34-35 लैक्स आपके पाकिस्तानी बन रहे होंगे या इससे भी ज़्यादा अराउंड 35-36 लैक्स बन रहे होंगे। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आ रहा हो कि ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली क्या है और जर्मनी ये रिक्वायर क्यों कर रहा है अपॉर्चुनिटी कार्ड वालों के लिए। तो सिंपली ब्लॉक्ड अकाउंट इज समथिंग जैसे कि जर्मन अथॉरिटीज़ मेक श्योर करती हैं कि आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि आप जर्मनी में आकर यहाँ पर आराम से अपने लिविंग एक्सपेंसेस या बाकी जितने ट्रैवलिंग कॉस्ट हो ये वो सारी चीज़ें वो आप कवर कर सकते हो। मतलब आप अपनी लाइफ यहाँ पर जर्मनी में आकर सस्टेन कर सकते हो। ऑल्दो कि आपको अलाउ होता है कि वर्किंग आवर्स आपको दिए हैं, आप उस पर काम कर सकते हो, अपनी जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हो, लेकिन स्टिल उन्हें गारंटी के तौर पर आपसे एक ब्लॉक्ड अकाउंट रिक्वायरमेंट मांगती हैं। ये स्टूडेंट भी जो भी जर्मनी में आ रहे होते हैं उनके लिए भी ब्लॉक्ड अकाउंट कंपलसरी है। इसी तरह जो भी अपॉर्चुनिटी कार्ड है उनके लिए भी कंपलसरी है, अनलेस के जो आगे रिक्वायरमेंट मैं विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट वाली बताने लगा हूँ अगर वो रिक्वायरमेंट है तब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अदर देन डैट अगर वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं करते तो ब्लॉक्ड अकाउंट आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। अब आपके ज़हन में भी सवाल है कि ब्लॉक्ड अकाउंट हम ओपन कैसे करें, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में हो और ब्लॉक्ड अकाउंट जो है आपका जर्मनी में ओपन होना है। जो अकाउंट है आपका जर्मनी में वो कैसे ओपन होगा। तो ये काम अब तो बहुत सिंपल हो गया, लेकिन जब मैं जा रहा था तब ये काम काफ़ी कम्प्लेक्स था। लेकिन अब थैंकफुली काफ़ी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स आपको मिल जाते हैं जो कि ब्लॉक्ड अकाउंट की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आप ऑनलाइन घर बैठे ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हो और साथ ही उसमें PKR टू यूरो आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब कि आपको PKR में अमाउंट देनी है और वो आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में एज अ यूरो सबमिट हो जाती है, जो भी कन्वर्जन रेट आपको बैंक देता है उस हिसाब से। तो अब डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ब्लॉक्ड अकाउंट की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंगली जो सबसे ज़्यादा मैं ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर को रिकमेंड करता हूँ वो एक्सपेट्रियो है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अब एक्सपेट्रियो इज़ अ ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर और ना सिर्फ आपको खाली ब्लॉक्ड अकाउंट खोल के देंगे बल्कि ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए होंगी, जैसा कि आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, साथ ही साथ आपको जर्मनी के लिए एक मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस होती है जिसका होना लाजमी है। मतलब जर्मनी में आप विदाउट एक मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बगैर आप नहीं रह सकते। तो एक्सपेट्रियो आपको एक कंप्लीट पैकेज दे रहा है जिसमें अगेन वो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आपको पर्सनलाइज, जिस तरह मैंने बात की कि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि जर्मनी के लिए मैंडेटरी है। और जो मुझे पर्सनली बहुत बड़ा
बड़ा एडवांटेज लगता है वो ये लगता है कि अब उन्होंने फ्री आपको करंट जर्मन अकाउंट भी आपका ओपन करके देते हैं, ना सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट बल्कि फ्री करंट जर्मन अकाउंट, जिसकी वजह से आप जब भी जर्मनी जाते हो आप फ़ौरन जाकर अपनी जो अमाउंट है उसका एक्सेस कर सकते हो। वरना नॉर्मली पहले ये होता था कि अगर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट तो ओपन होता था लेकिन उस ब्लॉक्ड अकाउंट को आपको जर्मनी जाके एक अलहदा से आपने एक जर्मन अकाउंट बनाना होता था, उसमें फिर अमाउंट अपनी ट्रांसफ़र करनी होती थी और उसके लिए काफ़ी आपको डॉक्यूमेंटेशंस दिखानी होती थी। लाइक आपने अपने रेजिडेंस वहाँ पे रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स दिखाने, अनमिल्डुंग कहते हैं रजिस्ट्रेशन होती है, सिटी रजिस्ट्रेशन होती है, वो दिखानी होती है। तो आराम से 1-2 महीने 3 महीने भी कई दफ़ा लग जाते थे और आपको अकाउंट की जो अमाउंट थी वो एक्सेस नहीं हो पा रही होती थी। लेकिन अब एक्सपेट्रियो ने ये चीज़ बहुत आसान कर दी है कि वो साथ ही जैसे ही आपका ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता है वो साथ में आपका करंट जर्मन अकाउंट भी आपको फ्री में खोल देते हैं और उससे ये होता है कि आपको एक कार्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आपको एक्सेस हो जाता है जो भी अपने अमाउंट जमा करवाई है, चाहे आप अगले दिन ही जाएं जर्मनी में, उसको एक्सेस कर सकते हो। अब इसे ब्लॉक्ड अकाउंट कहा बेसिकली इसी चाहता है कि आप सारी अमाउंट एक साथ नहीं निकाल सकते, मतलब जो आपने जमा करवाई होगी वो पर मंथ के हिसाब से जो मैंने कहा था 1027 यूरो वो उतने ही निकाल सकते हो। जो बाकी अमाउंट होती है वो आपकी ब्लॉक होती है, लेकिन अगले मंथ जिस तरह मंथ गुजरते रहते हैं तो आपकी अगली अमाउंट भी अनब्लॉक होती रहती है। मतलब 1027 यूरो के हिसाब से आपको पर मंथ वो अमाउंट आप वहाँ से निकलवा सकते हो, बट इकट्ठे एक साथ सारी अमाउंट नहीं निकलवा सकते, इसीलिए इसे ब्लॉक्ड अकाउंट भी कहा जाता है। अब अगर हम इन डिटेल में देख लें कि एक्सपेट्रियो आपने बेसिकली ओपन किस तरह करना है एक्सपेट्रियो का अकाउंट, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है। अगेन उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस तरह बाकी वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किए हैं, इसी तरह आप एक्सपेट्रियो का लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन से जाके ओपन कर सकते हैं और जब से ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने एक पैकेज मेंशन किया हुआ है, एक वैल्यू पैकेज। तो वैल्यू पैकेज एक बहुत अच्छा इनका पैकेज है। डिफरेंट वैसे तो सर्विसेज हैं कि खाली ब्लॉक्ड अकाउंट भी दे रहे हैं, खाली हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, बट मैं जो रिकमेंड करूँगा वो आपको वैल्यू पैकेज करूँगा, क्योंकि इसमें जो मैंने सारी चीज़ें आपको भी बताई थी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, वो सब चीज़ें आपको इसमें कवर्ड मिलेंगी और बहुत अच्छी प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अभी हम प्राइस भी एनालिसिस करते हैं, पहले आप देख लें। अगर गेट योर वैल्यू पैकेज पे हम क्लिक करते हैं और फर्दर आगे देखते हैं, जब हम गेट योर वैल्यू पैकेज पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें वो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करने जर्मनी आ रहे हो, व्हाट विल यू बी डूइंग इन जर्मनी, और आपने अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। जिस तरह मैंने कहा कि जो भी यहाँ पे जर्मनी में आउटसाइडर आ रहे होते हैं और डिफरेंट कैटेगरी से आ रहे होते हैं, उन सबको ब्लॉक्ड अकाउंट की नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर करने काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं, बैचलर्स करने काफ़ी जाते हैं। अगेन जिस तरह मैंने मेंशन किया था कि हम भी स्टडी का प्रोसेस करते हैं, तो उसमें हम भी जो अपनी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं अक्सर वो एक्सपेट्रियो ही यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा जा रहा है। खैर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने कैटेगरी दी हुई है चांसन कार्टे की, मतलब अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो कि आपने चूज़ करना है। अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए जा रहे हैं, अगर आप अगेन स्टूडेंट हैं, मास्टर या बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, तो आप वो चूज़ करेंगे। देन आप जब नेक्स्ट स्टेज करेंगे तो उसमें आपका बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि आप कितने ईयर्स के हैं, आपके साथ कोई चाइल्ड है नहीं है। अगेन ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और उस अकाउंट ओपन होने के बाद वो आपको आपकी बैंक डिटेल्स दे देंगे, जिसके थ्रू आप अपनी अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगेन ये सिंपल प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग का, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है कि अकाउंट कैसे ओपन करना है एक्सपेट्रियो के थ्रू और क्या क्या चीज़ें हैं, कि एक्सपेट्रियो के थ्रू डिटेल में एक वीडियो आप चाहते हैं कि अकाउंट किस तरह ओपन करना है, तो डू कमेंट बिलो। होपफुली मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह यहाँ पर अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो और किस किस तरह से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। खैर मैंने कहा था कि फाइनेंशियली आपको ये बहुत सूटेबल पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू पैकेज की डिटेल नज़र आ रही होगी। जिस तरह मैंने बताया कि इंक्लूड फ्री जर्मन बैंक अकाउंट के आपको दे रहे हैं और सारी जर्मन अथॉरिटीज़ के थ्रू ये जो भी आप जहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो सब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे जो एक्सपेट्रियो की तरफ से ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन आती है। अगेन ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि आपको वो मिल रही है, कैशबैक आपको मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें इसमें सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया कि अप टू 249 यूरो वर्थ ऑफ फ्री बेनिफिट्स, मतलब जब आप ये ओपन करवाते हैं तो आपको 249 यूरोज जो हैं वो आप सेव कर रहे हैं। अब उसका अगर हम कॉस्ट ब्रेक डाउन करेंगे किस तरह से सेव कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जब आप एक्सपेट्रियो के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो 49 यूरो फी उसकी चार्ज होती है, बट जब आप जर्मनी आ जाते हैं आपका ब्लॉक्ड अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो आपको 49 यूरो जो भी अपने अकाउंट फी पे की होगी वो सारी आपको वापस मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर आप 49 यूरो वैल्यू पैकेज के थ्रू सेव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि वो 90 यूरो को आपको कैशबैक मिल रहा है टीके की तरफ से, जो टीके एक सर्विस हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है जो कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है बेसिकली। मैं भी अब 8-10 साल से जर्मनी में हूँ तो मैंने भी टीके ही रखी है क्योंकि इनकी कवरेज जर्मनी में मोस्टली सबसे अच्छी होती है, और एज अ स्टूडेंट जब मैं आया था तब से मेरी टीके और अब तक टीके ही चल रही है। तो टीके हेल्थ इंश्योरेंस भी ये आपको साथ में पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं और वो भी जब आपकी एक्टिव होगी तो 90 यूरो का कैशबैक आपको मिलेगा। साथ में आपको फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं जो कि 95 यूरो तक की उसकी कॉस्ट है, लेकिन अगर आप वैल्यू पैकेज ले रहे हैं तो ये भी आपको फ्री में मिल रही है। साथ ही साथ आपको फ्री ISIC का कार्ड
आइजक कार्ड जिसे हम कहते हैं वो भी मिल रहा है, जो कि 15 यूरो की उसकी प्राइस है। तो जब आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे सब अमाउंट को, तो 249 यूरो की बनती है। मतलब कि 249 यूरो की आपकी सेविंग होती है। और साथ ही साथ आपको जो आपके कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, जो कि मैंने जिस तरह आपको बताया, जो आपको वीज़ा में सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट भी आपके मोस्टली यहीं से अरेंज हो जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं एक्सपर्टियो को रिकमेंड करूंगा इन केस अगर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो उसमें जब नहीं है तो अगेन आपको किसी के थ्रू अकाउंट खुलवाने की, ब्लॉक्ड अकाउंट ओपनिंग की, या 12,000 समथिंग की जो अमाउंट मैंने बताई थी उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वहाँ पर डिस्कस अबाउट द मेथड कि विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट आप जर्मनी कैसे जा सकते हैं। आप उस प्रोसेस को स्किप आउट या डिच कर सकते हो, स्पेशली अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। तो आपने क्या करना होगा कि आपको चाहिए होगा कि जर्मनी में आपके जानने वाले जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकें और आपको एक लेटर दे सकें जो कि Verpflichtungserklärung कहलाता है, या फिर लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप का लेटर हम उसे कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज में उसे Verpflichtungserklärung कहते हैं। आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और ये वही बंदा प्रोवाइड कर सकता है जो कि जर्मनी रह रहा हो, वहाँ पे काम कर रहा हो, वहाँ पे एक स्टेबल अर्निंग, एक डिसेंट अर्निंग वहाँ पे कमा रहा हो। तो वो बंदा आपको फिर स्टेटमेंट ऑफ स्पॉन्सर लेटर है या फिर Verpflichtungserklärung का लेटर है वो प्रोवाइड कर सकता है। और उसकी बेस पे फिर आपको किसी भी किस्म के ब्लॉक्ड अकाउंट के खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपके बहुत ज़्यादा सवाल जो लास्ट टाइम मुझे वीडियो जब मैंने अपॉर्चुनिटी कार्ड की डाली थी वो क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी स्टिल अगर कोई सवाल आपके रहते हैं, कोई चीज़ अगर रिमेनिंग रह गई अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से जो कि आपको लगता है कि मैंने अपनी इस सारी अपॉर्चुनिटी कार्ड की लिस्ट में कवर नहीं की, देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कमेंट में आप बताएं आपको क्या टॉपिक जानने हैं। आपके ये सब कमेंट्स आए थे और तो इतने ज़्यादा ये जो कमेंट्स हैं उन्हीं को देखकर फिर मैंने डिसाइड किया कि ये एक वीडियो एक डिटेल में बना दूँ ताकि जो भी आपके कमेंट्स हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। अगेन अगर आप इस वीडियो में भी नीचे कमेंट्स करते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई भी चीज़ ऐसी है और अगर उस पर एक वीडियो बन सकती हुई तो लाजमी मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। और प्रीटी श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो। अगर नहीं लगी तो डिसलाइक का बटन बेशक दबा दें अगर आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुई। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव थी और काफ़ी चीज़ें आपने को सीखने को मिली तो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि अगेन अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड के प्रोसेस से गुजरना चाह रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन और होपफुली आपसे जर्मनी में मुलाकात होगी अगर आप यहाँ पर आते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रोसेस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।